सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 27 अगस्त के जनसत्ता का छोटा सा विश्लेषण करते हुए जानेंगे कौन सी खबरें हैं आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण और कौन सी खबरों को आपको छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसरो की निगाहें अब आदित्य L1 प्रक्षेपण पे। चंद्रयान-3 अभियान के सफल रहने के बाद सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब एक हफ्ते के अंदर आदित्य L1 और सौर मिशन की तैयारी जुटा हुआ है। मिशन को 2 दिसंबर को भेजे जाने की संभावना है। इस अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य के बाहर सबसे बाहरी परत के दुरुस्त अवलोकन और L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु। ठीक है, देखिए, अगर जो मिशन का नाम है आदित्य L1, तो दोस्तों ये जो L होता है ये है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। लैग्रेंज बिंदु वह है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह सूर्य के अवलोकन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा में सूर्य का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह को क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और सूर्य की सबसे बाहरी परत का अवलोकन करने में मदद करेगा। मतलब इसका जो प्रमुख कार्य है साथियों वो है सूर्य का अध्ययन करना। ठीक है, अब देखो चंद्रयान उतरा कहाँ? चांद पे। अब ये कंफ्यूज मत होना कि आदित्य L1 जो है वो सूरज पे उतरेगा। अरे भाई, वो उतर जाएगा तो पिघल जाएगा, है ना। जैसे अभी हमारे जो अनुराग ठाकुर साहब हैं, गलती से बोल गए, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। उन्होंने बोला कि हम जो है सूर्य पे, अनुराग ठाकुर साहब ने कहा कि हम जो सूर्य है इस पे अभी अपना आदित्य L1 उतारेंगे। अरे भाई, जो जिस समय आदित्य L1 उतरेगा यहाँ पे, वो उसी समय पिघल के भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आदित्य L1 का जो, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा, हम असल में क्या करेंगे, हम थोड़ा दूर रहेंगे, हम दूर से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली थोड़े से आपके पर्पस के नहीं, ये जनरल आर्टिकल थे तो मैंने इग्नोर कर दिया इनको। हाँ, ये वाला आर्टिकल थोड़ा अच्छा था, कामयाबी पर सियासत। इसमें बहुत अच्छी बात कही। मैं मुद्दे पे आऊँगा डायरेक्टली। यहाँ बेसिकली इस इतने से में उन्होंने बात करी है कि कैसे चंद्रयान के कामयाब होने से विदेशी पत्रकारों को, विदेशी न्यूज़ एजेंसियों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। उनसे ये बात अब्जॉर्ब नहीं हो रही है कि हम इतने कामयाब भी हो सकते हैं। अब इन्होंने आगे फिर से खुद सरकार पे ही तंज भी कसा है। इस बार विदेशी समाचार चैनलों पर देख के खूब तारीफ़ हो रही थी कि अपने देश की उल्टे सीधे सवाल कम और शाबाशी ज़्यादा रही। हमारे वैज्ञानिकों ने वास्तव में कमाल किया है, जो जितनी तारीफ़ उनकी जाए कम होगी। मगर कुछ थोड़ा श्रेय प्रधानमंत्री को भी जाता है, इसलिए कि पिछली बार की कोशिश जब विफल रही, उन्होंने निजी तौर पर इसरो जाकर वैज्ञानिकों को हौसला न हारने की सलाह दी थी। इस बार दक्षिण अफ्रीका में से वह इन उस समय दिख पड़े जब विक्रम लैंडर चांद पर उतरा था। दिली दिखाते हुए कहा कि वह पूरे विश्व के लिए इसे बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं, इसलिए उनका मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन प्लानट। अब इन्होंने फिर से तंज कसा है सरकार के ऊपर ही। अंतरिक्ष में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद हमको धरती पर उतरकर देश के हाल को ध्यान से देखना चाहिए।
चांद पर पहुंचने के अगले ही दिन हिमाचल से तस्वीरें आईं बड़ी बड़ी इमारतों के गिरने की। बरसात के इस मौसम में कई बार ऐसे लगा जैसे पूरे के पूरे पहाड़ी शहर के वास्ते इनकी सलाह ली गई है। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान तैयार करने में, लेकिन जब इन योजनाओं को अमल में लाने का समय आया तो राजनेताओं ने अपनी मर्जी से काम किया। नतीजा हमारे सामने है। न गंगा का पानी साफ़ हुआ, न यमुना का साफ़ हुआ ये कि इन योजनाओं के खूब पैसा बना राजनेताओं का, अधिकारियों का। एक किस्म का भ्रष्टाचार दूर सा बन गया है अपने देश में। इसलिए अगर हमें विकसित होने का सपना साकार करना है 2027 तक, सबसे पहले हमको अपने राजनेताओं और सरकारी अफसरों को हस्तक्षेप करने की शक्ति पर नियंत्रण करना होगा। जी हाँ, सरकार की कुछ नीतियाँ गलत हैं। योजनाओं के सहारे जो पैसा उड़ाया जा रहा है, इसको हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर हम चांद पे कामयाब हो सकते हैं साथियों, तो हम क्यों नहीं धरती पर हो सकते कामयाब। आगे देखते हैं। समाजवाद के नाम पर तकरीबन हर क्षेत्र में आज भी दिखता है राजनेताओं और आला अधिकारियों का दखल। जिस श्रेष्ठता को हमने देखा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वह शायद न दिखता अगर इसमें राजनेताओं का हस्तक्षेप होता। चांद पर पहुंचने के अगले दिन से राजनीति का शर्मनाक खेल शुरू हो गया था। एक तरफ थे कांग्रेस के नेता जिन्होंने सोशल मीडिया और टीवी पर कहना शुरू कर दिया कि श्री नेहरू जी और इंदिरा जी को मिलना चाहिए। ओवरऑल साथियों, जिसमें क्रक्स है कि हम मुद्दे पे नहीं आए कि हम बिल्कुल कामयाब हैं। पहली बात, ज़बरदस्ती की टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें धरती पे भी काम करना चाहिए। अधिकारी जो योजनाओं के नाम पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, राजनेता जो बर्बाद होने दे रहे हैं, हमें उस पर भी कुछ ना कुछ अंकुश लगाना चाहिए। ये वाला जो व्यक्तित्व वाला सेक्शन है, शख्सियत वाला, इसमें साथियों हम बात करने वाले हैं दोराबजी टाटा की। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा मुंबई के प्रोप्राइटरी हाई स्कूल, कैम्ब्रिज के गॉनवेले और केयर्स कॉलेज से हुई। फिर उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में पढ़ाई की और 1882 में डिग्री प्राप्त की। 1882 में स्नातक करने के बाद दोराबजी ने बॉम्बे गैजेट में एक पत्रकार के रूप में 2 साल तक काम किया। साथियों, 2 साल तक अपना काम किया। फिर 1884 में वे अपने पिता की फर्म के कपास व्यवसाय प्रभाग को शामिल हो गए। मतलब जो इनके पिता जमशेद जी टाटा थे, उनकी जो कॉटन मिल थी उसमें शामिल हो गए। उन्हें पहले पौंडीचेरी भेजा गया ये देखने के लिए कि क्या वहाँ का कपास में लाभदायक हो सकती है। उसके बाद उन्हें एम्प्रेस मिल्स में कपास का व्यापार सीखने के लिए नागपुर भेजा गया, जिसकी स्थापना उनके पिता ने 1887 में की थी 77 में की थी 1877। पिता की मृत्यु के बाद वह उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में जुट गए। लोहे की खानों का ज़्यादातर सर्वेक्षण उन्हीं के निर्देशन में पूरा हुआ। वह टाटा समूह के पहले चेयरमैन बने और 1908 से 1932 तक चेयरमैन बने रहे। साक्षी को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही। साथियों, अगर आपको पता हो कि साक्षी जो शहर था, इसी को बाद में क्या नाम दिया गया, सोचिए, जमशेदपुर। साथियों, जमशेदपुर। साक्षी को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही, जो बाद में जमशेदपुर के नाम से जाना गया। 1910 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड से सम्मानित भी किया था। उन्होंने 1911 में टाटा पावर की स्थापना की थी, जो वर्तमान टाटा समूह का मूल उद्यम है। 1911 में ही टाटा पावर की स्थापना की थी। ठीक है। तो राव जी के प्रबंधन के तहत वह व्यवसाय, जिसमें कभी 3 कपास मिलें और ताज होटल मुंबई शामिल थे, बढ़कर भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की स्टील कंपनी, 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों और भारत की अग्रणी बीमा कंपनियों में से एक शामिल हो गई। उन्होंने 1919 में भारत की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। दोराब जी का विवाह हरमुज जी भाभा की इकलौती बेटी मेहरबाई से हुई थी। मेहरबाई के भाई जहांगीर भाभा एक प्रतिष्ठित वकील थे। वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के पिता थे। टाटा समूह में भाभा के अनुसंधान और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सहित उनके अनुसंधान संसाधनों में वित्तपोषित किया। स्टील कंपनी के शुरुआती दिन बेहद मुश्किल वाले थे। उस समय भारत समेत दुनिया भर में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना,
तो उससे क्या होता ना, पूरी मार्केट डिस्ट्रॉय हो गई थी। तब उन्होंने कर्जा लेकर सैलरीज दी, खर्चे निकाले कंपनी के, ठीक है, प्लांट के। मेहर भाई टाटा की 1931 में 52 वर्ष की आयु में लुकीमिया से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद दोराबजी रक्त की बीमारियों के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। अपने पिता की तरह सर दोराबजी का मानना था कि अपनी संपत्ति का उपयोग रचनात्मक प्रयोजनों के लिए करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट को अपनी सारी दौलत दान दे दी। वह ट्रस्ट आज सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दोराबजी ने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, जो हम डालते हैं IISc बेंगलोर है, वो इन्हीं की देन है, प्रारंभिक धनराशि प्रदान की। उन्हें खेलों से बेहद लगाव था और वे भारतीय ओलंपिक आंदोलन में अग्रणी थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1924 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल को वित्त पोषित भी किया था। बहुत ही विजनरी लीडर और बहुत ही विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं ये थे। आगे देखते हैं। ये साथियों नासा जो अपने वैज्ञानिकों को, एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के रॉकेट से शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। वह संभवतः रविवार को अपने स्पेस एक्स कैप्सूल से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच जाएंगे, जहां वे मार्स से रह रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे, है ना। जो वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा और ये लोग वहाँ चले जाएंगे। कैनेडी स्पेस सेंटर से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक अंतरिक्ष यात्री के साथ डेनमार्क, जापान और रूस के यात्रियों ने उड़ान भरी। अधिकारियों ने बताया कि यह अमेरिका का पहला प्रक्षेपण है जिसमें अंतरिक्ष यान की हर सीट पर अलग अलग देश के अंतरिक्ष यात्री बैठे थे। इससे पहले तक नासा स्पेसएक्स यान में 2 या 3 अंतरिक्ष यात्रियों के शामिल करता था। नासा की अंतरिक्ष यात्रा जैस्मीन मोदेबेली ने कक्षा से संदेश भेजा कि हम एक साझा मिशन पर जा रही एकजुट टीम है, हम एक हैं। वेरी गुड। विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक प्रणय ने कांस्य में से किया संतोष। HS प्रणय का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वप्निल सफर शनिवार को यहां पुरुष एकल सेमीफाइनल में थाईलैंड के कुनालवूत वित्तिदर्शन से 3 गेम में हार कर समाप्त हो गया, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक से अपना अभियान ख़त्म किया। तो जैसा भी रहा अच्छा रहा, प्रणय को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों इस अखबार में इतना ही था आज, तो हम आज के लिए इतनी रखते हैं। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, कल फिर से आएंगे एक नए विश्लेषण के साथ जो कि होगा नए मुद्दों पे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।